हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने अब तक आपको बताया कि पेंशन रेगुलेशन 995 का 35.1 आपको पेंशन अपडेशन नहीं देता है। दूसरा, मैंने कल बड़े डिटेल में बताया, जो कई लोगों को बुरा लगा कि इतना इसको खोल के क्यों बता दिया। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो पेंशन दी जाएगी वो फंड बेस्ड है। फंड को केवल ट्रस्टी मैनेज करेंगे और यदि पेंशन की कमी बीसी पड़ती है तो एक्चुअरी के असेसमेंट पर उसका प्रोवाइड कराएगी बैंक। यानी दो बातें क्लियर हो गई। मैंने आज आपको बता रहा था, मैं आपको इंटरप्रेट करके ये बताऊंगा कि एक ही जगह है जहां आप पेंशन रेगुलेशन क्लेम कर सकते हो, और वो है आपका रेजिड्यूअरी प्रोविजंस। वो कहते हैं ना कि जो अपराधी होता है ना, वो कहीं न कहीं सुराग छोड़ जाता है। इन्होंने कोशिश तो बहुत की, 35.1 में अपडेटिंग वर्ड डाल दिया, लेकिन अनेक्सल लगा करके उसको वहीं खत्म कर दिया। कोई आवाज नहीं उठा सके, इसलिए इन्होंने 56 रेगुलेशन को आगे। इसको हम जब पढ़ते हैं तो कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि साहब कहां लिखा हुआ है कि स्मॉल कमेटी को आरबीआई लाइंस पर और जो सिविल सर्विस पेंशन रूल्स हैं उनके आधार पर उसका प्रोविजन होगा या बनेगा। वो कहते हैं ना, अपराधी कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ जाता है और वो पकड़ा जाता है। जब सारे रूल बन गए, और इसको धोखा देने के लिए लाए थे, जब सारे रूल बन गए तो इन्होंने डाल दिया रेजिड्यूअरी प्रोविजंस। ये रेजिड्यूअरी प्रोविजंस ये बताते हैं कि इनको हिदायत थी पेंशन रेगुलेशन बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972, और गलती से ये इसको इस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर गए। मेंशन तो इसलिए किया था कि बाद में लोगों को यह कहा जा सके कि कोई प्रॉब्लम हुई तो इससे ठीक हो जाएगी, टाइम लेना था। लेकिन यही गलती इनके सिर पड़ेगी, और यदि इसको इंटरप्रेट कोर्ट में किया जाए, बताया जाए कि जब इनको आदेश था कि आप सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के आधार पर पेंशन के नियम बनाओगे, जहां अपडेशन है, तो आपने अपडेटिंग वर्ड ला करके उसमें अनेक्चर कहां से लेकर के आया स्मॉल कमेटी। इसको मैं पढ़ के बताता हूं। इन द केस ऑफ डाउट, यदि कोई डाउट होता है, भाई डाउट तो हो गया पेंशन अपडेशन पर, फिर क्या करेंगे? इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल रेगुलेशंस, इन रेगुलेशन को एप्लीकेशन करते हुए, एप्लीकेशन है रेगुलेशन किसके? पेंशन के हैं। पेंशन के रेगुलेशन करते वक्त यदि आपको कोई डाउट होता है तो, यानी उसमें पेंशन अपडेशन भी शामिल है, तो फिर क्या होगा? रिगार्ड may be had to the corresponding provision of Central Civil Service Rules 1972। तो आप इसके समतुल्य जो रेगुलेशन है, यानी जहां से ये बनाए गए हैं, उसका हवाला दिया जाएगा, वहां से लिया। यानी इन्हें क्लियर कर दिया स्मॉल कमेटी ने कि इनको हिदायत थी कि आप पेंशन रेगुलेशन जो बनाओगे वो सीसीएस रूल्स 1972 के आधारित होंगे, न कि तुम्हारी मनमर्जी से, जैसे इन्होंने अनेक्सर 1 डाला था 35.1 में। आगे, एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी आपकी पेंशन सेंट्रल सिविल के जो कर्मचारी हैं उनके अनुसार होगी। उसके बाद भी सच एक्सेप्शंस एंड एप्लीकेशन एज द रैंक बी विद द प्रीवियस सैंक्शन। और हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों, यदि कोई मॉडिफिकेशन किया गया है किसके द्वारा? सेंट्रल प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यदि कोई मॉडिफिकेशन भी करोगे तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार करोगे। अब ये तो 995 में बन गए थे, 35.1 935 आ गया। 95 के बाद ऐसा तो कुछ आया नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि इनको अपडेशन नहीं देना है, वो भी सारा अपडेशन का है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनको बड़ा स्पष्ट करता है ये 56 क्लॉज कि इनको सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के आधार पर प्रोविजंस बनाने थे, जो इन्होंने नहीं बनाए। यानी इसी से ही इंटरप्रेट करके ही
इसको कोर्ट के सामने लाकर के ही यह बताया जा सकता है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसका वायलेशन हुआ है, और 995 उसके आधार पर नहीं बने। जब ये खुद कहते हैं कि कोई भी दिक्कत होती है तो इनका सहारा लिया जाएगा, CCS रूल 972 का, क्योंकि ये उसी पर आधारित है, उसके करेस्पॉन्डिंग है। अब मैं थोड़ा सा चीज बताता हूं आपको, इंटरप्रेट क्या होता है। आपको पता है, क्योंकि मुझे आर्मी की जो पेंशन्स वगैरह हैं, इनका अच्छा खासा नॉलेज है, और बाद में मैंने अभी बैंक का पढ़ा, और पढ़ने के बाद तो पहला जो नॉलेज काम आया उससे ही मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूं। एक केस होता है आर्मी में, जो आदमी इनवैलिड हो जाता है उसको निकाल देते हैं ये। अब वह 20% डिसेबिलिटी होना जरूरी है उनके नियमों के अनुसार। यदि 20% डिसेबिलिटी नहीं है तो वो पेंशन नहीं मिलेगी। डिसेबिलिटी पे 2 प्रकार की पेंशन होती है, एक तो जितनी जब उसने छोड़ी 7-8 साल में, लास्ट पेड्रोन का 50%, और उसके बाद में लगभग उसका डिसेबिलिटी मिलता है, अच्छा खासा मिल जाता है। इसको खत्म करने के लिए सितंबर 2023 में आर्मी वाले, यानी भारत सरकार या MOD कहिए या जो भी है, एक ऐसा प्रोविजन लेकर के आए कि जिसकी 20% डिसेबिलिटी है वो मुश्किल से 5 ही बैठ सके, यानी एक तीर से 2 निशान, निकाल भी दो और पैसा भी नहीं देना पड़े, सोने में सुहागा। इन लोगों ने कर दिया, और दुनिया भर के लोग 5-10%, 5%, 10%, 5% निकाल दिए आर्मी से बिना पैसे दिए हुए। बेचारे 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल सर्विस करके आगे घर में, कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में केस हुए, और कोर्ट में केस होने के बाद अब मैं बताता हूं क्या क्या हुआ था। उसमें यह कहा गया कोर्ट में, देयर अपियर टू बी नो प्रोविजन ऑथराइजिंग द डिस्चार्ज और इनवैलिडिंग आउट सर्विस वेयर द डिसेबिलिटी इज बिलो 20%। कोर्ट ने यह कहा। अब क्यों कहा कोर्ट ने? क्योंकि बहुत ही मजबूत किस्म के वकील जो इंटरप्रेट करना जानते थे, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आए, और उससे निकल के आई सारी की बातें। और 20% क्या 1% पर भी यदि कोई आदमी इनवैलिड होता है, अक्षम होता है, उसको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और कोर्ट ने यह कहा, कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही कि बोला ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है आर्मी में जिसकी 20% से कम डिसेबिलिटी है और तुम उसको आर्मी से निकाल दो, वही इनवैलिड है। यदि निकालना है तो उसको 20% डिसेबिलिटी होना जरूरी है। लगभग वही केस यहां पे है। यानी इनकी जो मनमर्जी थी उस पर लगा दिया ब्रेक। यही मनमर्जी यहां पे है। बड़े स्पष्ट कह रखा है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स के आधार पर आपके नियम बनेंगे, तो तुमने अलग क्यों बनाए? 56 रेगुलेशन कहता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स पर बनेंगे, और बनेंगे उसके समतुल्य हैं, तो वहां अपडेशन है। तो अनेक्चर 1 कहां से लेकर के आए? और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? मैंने उसके थोड़ी चीज नहीं है। Where a member of the armed force has invalid out of service, it perforce has to be assumed that his disability was found to be। और कह दिया उन्होंने, यदि तुम किसी भी व्यक्ति को फौज से निकालते हो बिना पूरी सर्विस किए हुए, तो मजबूरन हमको यह मानना पड़ेगा परफोर्स कि उसकी डिसेबिलिटी 20% है। इसका कोई ब्रॉड बैंडिंग होता है जो 50% तक चला जाता है, ये नीचे कहीं बात ही है। ऐसे निकलते हैं इंटरप्रिटेशन। कौन निकालता है? वकील निकालते हैं। इंटरप्रेट करना पड़ता है। यदि दम है इनमें तो ये केस को ले जा सकते हैं केवल 56 रेगुलेशन से, और नहीं है तो ना तो आपका IBA की 994 रिकमेंड आएगी, ना स्मॉल कमेटी काम में आएगी, ना और कोई काम आएगा। कुछ काम नहीं आएगा। आएगा तो केवल और केवल रेगुलेशन 56 आएगा, जहां इनको हिदायत थी कि आप SBI सेंट्रल सर्विस रूल के आधार पर आप पेंशन रेगुलेशन बनाओगे, और नहीं बनाए तो आपका एग्रीमेंट से मेल नहीं खाता है 995, इसलिए वो इनवैलिड है। अब मैंने कोई फिगर ली थी टोटल पेंशनर्स, और ये कोई 2023 की फिगर थी। मैं इसमें देख रहा था कि भैया इतने टोटल पेंशन 6,06,564 पेंशनर है, 173 आपकी फैमिली पेंशनर है, और टोटल है 7,80,171। इनमें से केवल और केवल पता है कितना है? 81 से 90 के बीच में 48,467 बचे हुए हैं।
और 90 से ऊपर के जो बचे हैं 7096 बचे हुए हैं। आप अंदाज लगा सकते हो कि इनके साथ क्या क्या परेशानियां ही होंगी। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा इसका, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है मेरा। मेन काम तो वही था, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, अब नहीं कर पाऊंगा, बाद में देखूंगा कभी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, चाहे सेवाराम जी हों, चाहे बॉम्बे में जो अभी केस किया IOBO ने, चाहे वो हों, वकील यदि है तो इनके गले से नी खींच करके पेंशन अपडेशन लेकर के आएगा। और इसके लिए बहुत मजबूत के उसका वकील चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का माहिर हो और इसको अच्छी तरह से इसको रेगुलेशन को पढ़े, और रेगुलेशन पढ़ने के बाद पता चले। अदरवाइज वही 35.1 फंड की कमी है, 94 का वो है, एक गीत रोते रहो, कोई खुद नहीं पूछने वाला है, क्योंकि कोर्ट में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं आपसे यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।